नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। सांकेतिक समाचारों के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी दीपाली। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस समय की हेडलाइंस पर। संसद में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के पक्ष में उतरी कांग्रेस। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान किया कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने अमृतपाल का समर्थन, तो केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर किया पलटवार। पच्चीसवें विजय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री करेंगे करगिल का दौरा। रणनीतिक शिंकुन लास सुरंग परियोजना का होगा पहला विस्फोट। परियोजना लेह को सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। निर्माण कार्य पूरा होने पर विश्व की सर्वाधिक ऊंची सुरंग होगी। दिल्ली आबकारी मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित मनीष सिसोदिया और के कविता को नहीं मिली राहत। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि को 8 अगस्त तक बढ़ाया। मनीष सिसोदिया और के कविता 31 जुलाई तक रहेंगे न्यायिक हिरासत में। पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं को योगी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। कांस्टेबल पद पर 60,000 से भी ज्यादा अभ्यर्थियों की होगी भर्ती। पारदर्शी और निष्पक्ष नियुक्ति के लिए प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को दिए निर्देश। राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप किया गया। इन जगहों पर विभिन्न औपचारिक समारोहों का होता है आयोजन। और खेल की खबरों में पेरिस ओलंपिक में भारतीय महिला तीरंदाजी टीम का शानदार प्रदर्शन। रैंकिंग राउंड में चौथा स्थान हासिल कर सीधे क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। तो ये थी हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से और सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर संसद से। संसद की कार्यवाही में लगातार गतिरोध पैदा कर रही कांग्रेस अब खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के पक्ष में उतर आई है। संसद में कांग्रेस के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह का खुलकर समर्थन कर दिया है। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि अमृतपाल सिंह पर जबरदस्ती एनएसए लगाकर जेल भेजा गया है। साथ ही चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि अमृतपाल को लोकसभा में बोलने से रोकना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। चरणजीत सिंह चन्नी यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि अमृतपाल को बोलने से रोकने का मतलब लाखों लोगों की आवाज को रोकना है। चरणजीत सिंह चन्नी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने जमकर पलटवार किया। इस दौरान रवनीत सिंह बिट्टू और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच तीखी नोक-झोंक देखने को मिली। सदन के थ्रू सारे दुनिया को गुमराह करें। उन्होंने आज किया क्या है, किसानों के नाम पे उनको बोल दिया भी एनएसए किसानों पे लगा हुआ है। और एनएसए किस पे लगा हुआ है? जो देश और पंजाब को तोड़ना चाहते थे उनके ऊपर लगा। इन्होंने यहाँ पे कहा किसानों के ऊपर एनएसए लगा है, जो बिल्कुल ही गलत बात और देश को और पंजाब को तोड़ने की आज बात एक एक्स सीएम ने और कांग्रेस ने और राहुल गांधी जी सामने बैठ के ये बात बुलवा रहे थे भी किसानों के ऊपर एनएसए लगा है। और जब हमने कहा भी फ्लोर के ऊपर ये आप एविडेंस लाओ, इसे दिखाओ भी कौन से नाम दो, कौन से 4 किसान है जिनके ऊपर एनएसए लगा है, तो फिर बिल्कुल बैकफुट पे कोई उनके पास जवाब नहीं था। और सारी कांग्रेस पार्टी उनके कारण आज और इंडिया अलायंस जो है वो भी शर्मसार और शर्मिंदा हुई।
और संसद सत्र के चौथे दिन आज लोकसभा में शुरुआती कार्यवाही के दौरान हंगामा देखने को मिला। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष को चेतावनी देते हुए कहा कि आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल ना करें। साथ ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष बजट पर चर्चा के दौरान राजनीति नहीं बल्कि सिर्फ बजट की ही बात करे। इस सदन की बहुत मर्यादा है, कुछ परंपराएं रही है, परपाटी रही है। मेरा सभी लोगों से आग्रह है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो या बीच के सदस्य हो, सभी माननीय सदस्य सदन के अंदर अपनी बात को कहें, चर्चा में भाग लें, मर्यादा रखें, कोई ऐसी टिप्पणी न करें जो सदन की मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है और संसदीय परंपराओं के अनुकूल भी है। हम और कोशिश करें इस सदन में उच्च कोटि की परंपरा बने, प्रपाटी बने, लोग चर्चा करें कि 18वीं लोकसभा के अंदर चुनने वाले माननीय सदस्यों ने इस सदन की गरिमा को बढ़ाया, मर्यादा को बढ़ाया। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर विरोध जताया। उन्होंने हंगामा कर रहे विपक्षी दल से संसद की मर्यादा के अनुसार शांति बनाए रखने की अपील की। सभी सम्मानित सदस्यों से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि आप दोनों तरफ की स्पीशीज को उठाकर देख लें, किसने क्या बोला है। यदि किसी ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है अथवा संसद की मर्यादाओं को तोड़ने की कोशिश की है, उसे कार्रवाई से बाहर कर दिया जाए और पूरे सदन में शांति हम सब बनाए रखें। और वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के रवैये की आलोचना की और कहा कि पहले दिन बजट पर चर्चा ना करके विपक्ष ने सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी की है। रिजिजू ने इस बात की भी निंदा की कि विपक्ष पीएम मोदी को गाली देने का काम कर रहा है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। कल विपक्ष के लोग ने बजट के बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ राजनीति की है। दो चीजें विपक्ष के लोगों ने किया है कल। पहला तो देश का जनादेश, जनता का जनादेश को अपमान किया है और प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड में धर्मांतरण का मुद्दा संसद में उठाया। उन्होंने पश्चिम बंगाल और बिहार के सीमावर्ती जिलों से आए लोगों का जिक्र किया। बांग्लादेश का घुसपैठ हमारे यहां लगातार बढ़ रहा है। जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं महिला, आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। जिला परिषद की जो अध्यक्षा हैं उनके पति मुसलमान हैं। मुखिया जो आदिवासी होते हैं, और ये टोटल जो है आप समझे हमारे यहाँ 100 आदिवासी मुखिया है जो आदिवासी के नाम पर है और उसके पति जो है सभी के सभी मुसलमान हैं। आप समझिए कि टोटल जो है झारखंड में कम से कम 25 विधानसभा ऐसी है जहां 110% आबादी बढ़ी है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। और उधर राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सरकार ने हाई कोर्ट के जजों से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों का जवाब दिया। डीएमके के सदस्य पी विल्सन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि वर्तमान में देश के कुल 661 हाई कोर्ट जजों में 21 अनुसूचित जाति, 12 अनुसूचित जनजाति और 48 ओबीसी समुदाय से हैं। उन्होंने बताया कि हम हमेशा सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखते रहते हैं कि जजों की नियुक्ति में अल्पसंख्यक समुदाय, एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं की भागीदारी का ध्यान रखा जाए। 2018 के बाद जो हमने जजेज नियुक्त किए, जिसमें 661 हाई कोर्ट जजेज जो अपॉइंट हुए, उसमें
21 belongs to SC, 12 belongs to ST and 78 belongs to OBC. तो ये कैटेगराइजेशन 2018 के बाद शुरू हुआ है। इसके आधार पर फिर भी हम जब भी जो हाई कोर्ट के जब नाम भेजते हैं तब हम उनको लेटर लिखते हैं कि आप माइनॉरिटी, SC, ST, वुमन के नाम ज्यादा से ज्यादा भेजो, और अब इस दिशा में तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। अगली खबर, कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार में हुए कथित घोटालों को लेकर भाजपा की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कर्नाटक सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस के खटाखट लूट मॉडल की आलोचना की। शहजाद पूनावाला ने कहा कि कर्नाटक में हजारों करोड़ रुपए के घोटालों पर राहुल गांधी चुप क्यों रहते हैं। 5,000 करोड़ का मूडा स्कैम किया है, जिसमें सिद्धरमैया जी की धर्मपत्नी इन्वॉल्व है, उनके करीबी इन्वॉल्व है। 180 करोड़ का वाल्मीकि स्कैम किया है, जिसमें कि SC ST का पैसा मारकर लैम्बोर्गिनी गाड़ी खरीदी गई है। चावल स्कैम हुआ है, ट्रांसफर पोस्टिंग का स्कैम हुआ है। जिस प्रकार से कर्नाटका में आए दिन स्कैम होते रहता है, वहां की सरकार शर्मनाक तरीके से अपराधियों को और भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम करती है। इसी को कहते हैं कर्नाटका का कांग्रेस पार्टी का खटाखट लूट और झूठ मॉडल। राहुल गांधी जी कर्नाटका कांग्रेस के लूट पर भी और उनके द्वारा किए गए इस झूठे वादे पर भी पूर्ण तरीके से चुप है। 14,000 करोड़ रुपया SC समाज का डाइवर्ट कर दिया गया है इसी सरकार के द्वारा। इस पर ये चर्चा नहीं चाहते। और कर्नाटक में मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण यानी मुडा घोटाले को लेकर भाजपा के विधायकों ने पूरी रात विधानसभा के अंदर धरना दिया। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में बीजेपी सांसद जगदीश शेट्टार ने इस मुद्दे पर कहा कि 4,000 करोड़ रुपए के मुडा घोटाले की लूट में कर्नाटक के CM सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती भी शामिल हैं। जगदीश शेट्टार ने कहा कि वो इस मुद्दे पर कल संसद में अपना विरोध दर्ज कराएंगे। All the leaders have started protest in the assembly with ahoratri, day night dharna in assembly, because in Muda Valmiki commission, that is scam is there, already discussed, but no action has taken by the chief minister. Now there is a Muda scam. It is involved chief minister directly, and his wife is also involved directly. For that purpose, Bharatiya Janata Party insisted for the debate by adjournment motion in the assembly. He avoided, chief minister avoided, and honorable speaker has rejected the adjournment motion notice, that is also rejected. So they are avoiding debate in the assembly. For that purpose, for that protest, our MLAs, BJP MLAs started ahoratri dharni in assembly. For that, supporting that cause and insisting the pressurizing the state government. Bharatiya Janata Party MPs are also, we are putting a protest here in tomorrow morning 10 o'clock. कैमरामैन नवीन के साथ अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज, दिल्ली। अगली खबर, उद्योग भवन में भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी ने स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम 2.0 का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने स्टील उद्योग से जुड़े सुरक्षा मापदंडों के लिए एक किताब का भी विमोचन किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पोर्टल 2.0 स्टील उद्योग के लिए मील का पत्थर साबित होगा। सिम्स के जरिए उद्योग को बढ़ावा देने, सुरक्षा के मापदंड, गुणवत्ता मॉनिटरिंग और स्टील के आयात पर अग्रिम नजर रखी जाएगी। सिम्स पोर्टल को 2019 में लाया गया था। नए पोर्टल को उद्योग जगत की मांग के आधार पर तैयार किया गया है। मौके पर मंत्रालय के सचिव और स्टील उद्योग से जुड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। I am happy to share that based on industry feedback, we have developed a more effective, upgraded
SIMS 2.0. This milestone marks a significant step forward in our efforts to enhance the monitoring of steel imports and promote the growth of the domestic steel industry. ESIC यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने मई 2024 तक उसके द्वारा संचालित ESI योजना के तहत 23 लाख नए कर्मचारियों को जोड़ा है। श्रम मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि मई 2024 में 20,110 नए प्रतिष्ठानों को ESI योजना के सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाया गया, तो वहीं मई 2023 में 20.23 लाख की तुलना में शुद्ध पंजीकरण में 14% की वृद्धि हुई। श्रम मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि ESIC के अंतरिम पेरोल डेटा से पता चलता है कि मई 2024 के महीने में 23 लाख नए कर्मचारी जुड़े हैं। मई महीने के दौरान जोड़े गए कुल 23 लाख कर्मचारियों में से 11.15 लाख कर्मचारी 25 वर्ष तक की आयु वर्ग के हैं। इसी महीने में 4.47 लाख महिला कर्मचारी और 60 ट्रांसजेंडर कर्मचारी ESI योजना में रजिस्टर्ड हुए, जिससे पता चलता है कि समाज के हर वर्ग को इसका लाभ पहुंचाने के लिए ESIC प्रतिबद्ध है। नवीनतम आंकड़े एक महत्वपूर्ण क्रमिक वृद्धि दर्शाते हैं। अप्रैल की तुलना में लगभग 40% अधिक लोग इस योजना में शामिल हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त ESIC कवरेज की पेशकश करने वाले नए प्रतिष्ठानों की संख्या में पिछले महीने की तुलना में 8.7% की वृद्धि हुई है। विपक्षी इंडी दलों के मुख्यमंत्रियों द्वारा नीति आयोग की आगामी बैठक में शामिल ना होने के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के बाद अब पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी 27 जुलाई की इस बैठक में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। बैठक के बहिष्कार के लिए इंडी दलों का कहना है कि बजट में उनके द्वारा शासित राज्यों की अनदेखी हुई है। सरकार ने विपक्षी इंडी दलों के इन आरोपों को खारिज करते हुए बहिष्कार को राजनीति से प्रेरित बताया है। केंद्र सरकार का तर्क है कि जन कल्याण के लिए जो भी परियोजनाएं और पहल घोषित हुई हैं, वो सभी के लिए हैं। ऐसे में बजट में अनदेखा किए जाने का इंडी दलों का बहाना राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। इस बहिष्कार को लेकर इंडी दलों से कई सवाल भी पूछे जा रहे हैं। नीति आयोग दरअसल देश के विकास का खाका तैयार करने का प्रमुख मंच है। ऐसे में केवल राजनीतिक दिखावे के लिए इतने महत्वपूर्ण मंथन में शामिल ना होना सवाल खड़े करता है। यह सवाल भी किया जा रहा है कि यह कदम उठाकर विपक्षी इंडी दल अपने राजनीतिक हितों को देश हित से ऊपर क्यों रख रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ विपक्षी पार्टियां सोच रही हैं कि नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करें। कैसे उनका व्यक्तिगत सोच, उनके व्यक्तिगत राजनीति देश की प्राथमिकताओं से ऊपर है। मुझे लगता है कई बार कि जनता की सेवा नहीं, अपने स्वार्थ और अपने निजी राजनीति इन विपक्षी पार्टियों की प्राथमिकता है। ये बहिष्कार की राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है और नीति आयोग जैसे फोरम, जो ऐसी संस्थाएं हैं जो नॉन पॉलिटिकल होकर के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाने के लिए, विकास के मार्ग को बढ़ाने के लिए, उस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के लिए जो संस्थाएं काम कर रही हैं, उस पर ये जो बहिष्कार है इस विषय को दर्शाता है कि ये लोग पूरी तरीके से जनता को, जनता के विषयों को दरकिनार कर रहे हैं और केवल अपनी राजनीति के पर्सनल जो इंटरेस्ट है उसको पब्लिसिटी इंटरेस्ट में डेवलप करना चाहते हैं। This time they have linked it to what they perceive as stepmotherly treatment in the budget.
but the budget is not state specific. To boycott the meeting of the Niti Aayog proposed on the 27th, I think it's regrettable. If he boycott this forum, it is in damage for the Tamil Nadu. It is the barricade of development for the Tamil Nadu. Stalin's view is to lead Tamil Nadu to take underdevelopment. The people voted to the Stalin to develop the country. But here Stalin, he is fixing his personal agenda and India Alliance agenda. आगे की खबरों में, दिल्ली में गुरुवार को द इकोनॉमिक केस फॉर इन्वेस्टमेंट इन द वेल बीइंग ऑफ एडोलसेंट इन इंडिया रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि भारत किशोरों की प्रतिभाओं को पोषित करने, सभी के लिए एक उज्जवल समावेशी भविष्य का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि भारत में किशोरों की सबसे बड़ी संख्या है। इनकी संख्या 253 मिलियन है और लगातार बढ़ रही है। हमारे किशोर हमारे भविष्य की रीढ़ हैं, जो एक जीवंत और प्रगतिशील राष्ट्र के वादे को साकार करते हैं। एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25वें करगिल विजय दिवस के अवसर पर 26 जुलाई यानी कि शुक्रवार को करगिल युद्ध स्मारक का दौरा करेंगे और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शिंकुन ला सुरंग परियोजना का वर्चुअली पहला विस्फोट भी करेंगे। शिंकुन ला सुरंग परियोजना में 4.1 किलोमीटर लंबी दोहरी ट्यूब सुरंग शामिल है, जिसका निर्माण लेह को सभी मौसम में संपर्क प्रदान करने के लिए निमो पदुम दारचा रोड पर लगभग 15,800 फुट की ऊंचाई पर किया जाएगा। निर्माण पूरा होने के बाद यह दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। शिंकुन ला सुरंग न केवल हमारे सशस्त्र बलों और उपकरणों की तेज और कुशल आवाजाही सुनिश्चित करेगी, बल्कि लद्दाख में आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देगी। अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू की भारत के संबंध में टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रूस के साथ दीर्घकालिक संबंध है, जो हितों की पारस्परिकता पर आधारित है। बहुध्रुवीय दुनिया में सभी देशों को चुनने की स्वतंत्रता है। सभी को वास्तविकताओं के प्रति सचेत रहना और उनकी सराहना करना आवश्यक है। हमारी रूस के साथ पुरानी मैत्री है और ये दोनों देशों के रिश्तों पे, इंटरेस्ट पे आधारित है। एक बहुध्रुवीय दुनिया में, मल्टीपोलर वर्ल्ड में सभी देशों को आज़ादी है कि अपने अपने राह चुने, अपने अपने विकल्प को चुने। और ये भी जरूरी है कि एक नई जो वास्तविकता है, हकीकत है, उसको लोग उससे वाकिफ हो, उसको समझें और उसकी प्रशंसा भी करें। साथ ही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बांग्लादेश में आरक्षण मुद्दे को लेकर जारी हिंसा के बीच भारत सरकार ने 6,700 भारतीय छात्रों को स्वदेश वापस लाया है। We have had over 6,700 Indian students who've come back from Bangladesh. We've received excellent cooperation from the Bangladeshi government. Our High Commission has arranged for their safe and secure travel to the border crossing points or to the airport, as the case may be. They also have several helplines. Both our High Commission and our Assistant High Commissions, they are operating 24/7 helplines. And all the people who are there, our students and our nationals,
they can reach out to them, and they have been rendering whatever assistance that has been requested for. अंगदान महादान होता है। आप अपने अंगों और ऊतक का दान कर किसी को नया जीवन दे सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। अंगदान महादान, ये महज कहने की बात नहीं है, अब इसका असर दिख रहा है। लोग अंगदान के प्रति जागरूक हुए हैं और आगे भी आए हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2013 से पहले 5000 से भी कम अंग प्रत्यारोपण होता था, लेकिन अब 3 गुना बढ़कर 18,000 से ज्यादा हो गया है। अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जुलाई के महीने को अंगदान जन जागरूकता अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। इस जागरूकता अभियान का असर है कि 1 जुलाई से हर दिन औसतन 500 से ज्यादा लोग अंगदान की शपथ ले रहे हैं। लगभग सारे राज्यों में ये अभियान चल रहा है और हमारी जो भारत सरकार के मंत्रालय उनमें भी अभियान चल रहा है और रोज लगभग 500 से 600 लोग इसमें अपनी शपथ भी ले रहे हैं, जो कि अंगदान की प्रतिज्ञा ले रहे हैं और जिसका प्रतिज्ञा का पंजीकरण हमारी वेबसाइट पे हो रहा है। अंगों की मांग। इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।